हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप पहले के पार्ट जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड की शुरुआत में हम गुशियांग को देखते हैं, जो कि एक बार फिर से हॉस्पिटल स्टाफ को गिफ्ट बांट रहा था। वैसे वो ये सब इसलिए करता है जिससे कि सब उसे जान जाए कि वो कौन है। तो वो अपना इम्प्रेशन जमाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वहाँ इंटर्न ओ आती है और एक जोरदार हाथ उसके पीठ पर रसीद करती है, क्योंकि अब तक उसे भी पता चल चुका था कि गुशियांग को इमरजेंसी विंग में भेज दिया गया है और अभी भी वो काम करने की जगह बस इन फालतू चीज़ों में लगा है। वैसे गुशियांग और इंटर्न ओ दोस्त हैं, तो इस तरह से मार पिटाई करके मिलना तो बहुत ही कॉमन सी बात होती है दोस्तों में, और गुशियांग को भी उसका ये तरीका बिल्कुल बुरा नहीं लगता। पर फिर भी वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगली बार थोड़ा देख कर मारा करे, क्योंकि कहाँ बेचारा वो अपना इम्प्रेशन बनाने की कोशिश कर रहा था और कहाँ सबके सामने उसे मार पड़ गई। पर उसकी ये हरकतें देख इंटर्नों को तो कहीं से नहीं लग रहा था कि इसे प्रोफेसर चा की बात का जरा सा भी असर हुआ है। तो वो अपने सीनियर से गुशियांग को खुद ट्रेन करने की परमिशन ले लेती है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इंटर्न ओ और गुशियांग ने अंडरग्रेड साथ में किया था, पर किसी वजह से इंटर्न ओ ने बीच में ही ऑफ ले लिया था। इस वजह से वो अभी इंटर्न है और गुशियांग रेजिडेंट बन चुका है। तो गुशियांग उसे हॉस्पिटल की हायरार्की समझाने की कोशिश करता है, जिसके हिसाब से एक इंटर्न रेजिडेंट डॉक्टर को कैसे ट्रेन कर सकती है, क्योंकि उसकी पोजीशन तो गुशियांग से लो है। पर उसे सिखाने के लिए इंटर्नों को किसी सिस्टम की जरूरत नहीं थी, तो वो उसे अपनी बकवास बंद कर अपने साथ चलने को कहती है। और फिर हम उन दोनों को जनरल वार्ड में देखते हैं, जहाँ की गुशियांग एक पेशेंट का घाव साफ कर रहा था। पर ये करते हुए गुशियांग इतना चिल्ला रहा था कि जैसे चोट उस आदमी को नहीं बल्कि इसे ही लगी हो। पर इससे पहले कि सब जान जाएं कि वो कितना फट्टू डॉक्टर है, इंटर्न उसे हटाकर खुद ही बैंडेज करने लगती है। और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि खुद को वेट करवाने की वजह से गुशियांग पर काफी चिल्ला रहा था और उसे कहता है कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, इसलिए हॉस्पिटल डायरेक्टर को बुलाओ, मैं सीधे उनसे बात करूंगा। पर गुशियांग उन्हें बहुत ही पोलाइटली तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि उसे जो भी कहना है वो उससे कह सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर डायरेक्टर से भी बड़ा है। पर ये सुन उस आदमी को लगता है कि गुशियांग उससे मजाक कर रहा है, जिससे कि झल्ला कर वो हाथापाई पर उतर आता है। खैर, फिर नेक्स्ट सीन में हम प्रोफेसर चा को देखते हैं, जिन्हें की चेयरमैन का बेटा और वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन से मिलवाने लेकर आए थे। पर चेयरमैन पहले से ही प्रोफेसर चा के बारे में जानते थे कि वो कोरिया के सबसे बेस्ट कार्डियोथोरेसिस सर्जन हैं। तो वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ वही लेडी आती है जो कि प्रोफेसर चा को हॉस्पिटल के बैकयार्ड में मिली थी। लेकिन उसे यहाँ देखकर प्रोफेसर चा एक बार फिर से हैरान हो जाते हैं। पर तभी चेयरमैन उसका इंट्रोडक्शन प्रोफेसर चा से कराते हुए कहते हैं कि उनकी छोटी बेटी सेजिन है और ये भी एक डॉक्टर है जो कि अमेरिका में रहती है। पर जब उसे चेयरमैन की तबीयत के बारे में पता चला तो वो तुरंत वहां से चली आई। वैसे चेयरमैन ही जानते थे कि वो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, पर क्योंकि उनके बेटे ने उनसे कहा है कि सर्जरी ही उन्हें बचाने का इकलौता ऑप्शन है, तो प्रोफेसर चा का ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाहते थे कि क्या वो उन्हें बचा पाएंगे। पर प्रोफेसर चा इस तरह से सेजिन को अपने सामने देखकर एक बार फिर से किसी पत्थर की तरह जम जाते हैं। खैर, फिर नेक्स्ट सीन में हम प्रोफेसर चा और सेजिन को साथ देखते हैं और यहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि पहले प्रोफेसर चा और सेजिन एक दूसरे के साथ थे, पर प्रोफेसर चा के अकॉर्डिंग बाद में सेजिन को उसके अमीर पिता मिल गए तो वो उन्हें छोड़कर चली गई। हालांकि सेजिन इसका कोई जवाब नहीं देती, पर वो इस बात से खुश थी कि प्रोफेसर चा उसकी उम्मीद से भी ज्यादा कामयाब हो गए हैं। पर अभी वो उनसे इसलिए मिलने आई थी क्योंकि वो चाहती है कि प्रोफेसर चा उसके फादर की सर्जरी से मना कर दें, क्योंकि उसने उनकी मेडिकल रिपोर्ट को देखा है और वो उसे पहले ही अपने कलीग के साथ डिस्कस भी कर चुकी है। और वो ये भी जानती है कि प्रोफेसर चा भी उनकी रियल कंडीशन जानते हैं, तो ऐसे में वो चाहती है कि उसके फादर अपना आखिरी साल आराम से जिए, बजाय किसी इम्पॉसिबल सर्जरी को झेलने के। वैसे ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि प्रोफेसर चा की इस सर्जरी के बारे में क्या राय है, पर उनकी सेजिन से नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि वो इस सर्जरी को भी करने का मन बना लेते हैं, क्योंकि वो उसे प्रूव करना चाहते थे कि आज वो इतने बेस्ट हैं कि उनके लिए इस सर्जरी को भी करना इम्पॉसिबल नहीं है।
और वो उसे ताना भी देते हैं कि क्या तुम्हारे अमीर बाप ने अपनी जायदाद में तुम्हें हिस्सा नहीं दिया, या वो तुमसे प्यार नहीं करते? अगर ऐसा है तो बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं उन्हें मार दूं या बचा लूं? तो सेजिन भी उनका ये बिहेवियर देख के समझ जाती है कि वो उससे कितनी नफरत करते हैं। पर प्रोफेसर तो यहाँ ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी टाइप वाले मूड में थे। तो सेजिन को बातें सुनाकर वो वहाँ से चले आते हैं और आज से 12 साल पहले वाला वो समय याद करते हैं जब वो एक इंटर्न थे और उन्होंने इमरजेंसी सर्जरी की थी। वैसे वो सर्जरी करने के बाद वो खुद भी काफ़ी सरप्राइज थे, पर तभी उन्हें सेजिन का मैसेज मिलता है जो कि उनसे कोई ज़रूरी बात करने को कहती है और ये भी कहती है कि अगर वो आज उन्हें ये नहीं बता पाई तो वो शायद ये कभी नहीं बता पाएगी। तो उसका मैसेज मिलते ही प्रोफेसर चा तुरंत भागे भागे वहां जाते हैं जहां वो दोनों अक्सर मिला करते थे। पर वहां सेजिन नहीं थी तो वो उसे कॉल भी करने की कोशिश करते हैं पर उसका कॉल नहीं लगता। तो जल्दी से प्रोफेसर भागे भागे उसके घर पर आते हैं पर वहां भी कोई नहीं था। और अगले दिन उन्हें हॉस्पिटल में ये सुनने को मिलता है कि सेजिन ट्रेनिंग छोड़कर यूएस चली गई है क्योंकि उसके बायोलॉजिकल फादर उसे मिल गए हैं। और लोग ये भी बातें कर रहे थे कि उसके फादर काफ़ी अमीर हैं तो अब सेजिन की लाइफ सेट है और इसीलिए उसने प्रोफेसर चा को डंप कर दिया। तो तब से प्रोफेसर चा के दिमाग में यही घर कर गया है कि वो सक्सेसफुल नहीं थे इसलिए सेजिन उन्हें छोड़कर चली गई। तो अब वो हर हाल में उसे ये प्रूव करना चाहते थे कि आज वो क्या हैं। तो वो हॉस्पिटल आते हैं और डॉक्टर ऑन को चेयरमैन की सर्जरी की तैयारियां करने को कहते हैं, लेकिन उनके इस तरह अचानक से सर्जरी के लिए तैयार होने से डॉक्टर ऑन भी हैरान थे और वो प्रोफेसर चा को एक बार फिर से अपने फैसले पर सोचने को कहते हैं क्योंकि उसी वक्त उनकी और भी सर्जरी है जो उन्हें करनी है और वो वैसे भी ऐसी सर्जरी कभी नहीं किया करते हैं। पर प्रोफेसर चा उनसे कहते हैं कि बाकी सर्जरी उतनी ज़रूरी नहीं है तो उन्हें 1-2 दिन के लिए टाला जा सकता है। और वो डॉक्टर ऑन के प्रमोशन के बारे में पूछते हैं क्योंकि वो 4 साल से उनके अंडर में काम कर रहे हैं और वो जल्द ही प्रोफेसर बनने वाले हैं। तो प्रोफेसर चा एक तरह से उन्हें लालच देते हैं कि चेयरमैन के बेटे ने कहा है कि अगर वो ये सर्जरी सक्सेसफुल कर देंगे तो वो उनकी लाइफ सेट कर देगा और इससे सिर्फ उन्हें ही फायदा नहीं होगा बल्कि डॉक्टर ऑन को भी फायदा होगा क्योंकि आखिर प्रोफेसर बनने में उन्हें उनकी परमिशन तो लगेगी ही, आफ्टरऑल वो उनके मेंटर जो हैं। तो डॉक्टर ऑन भी उनका इशारा समझ जाते हैं और सर्जरी की तैयारियां करने चले जाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर चा को ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं। वैसे यहाँ मैं आप सभी को प्रोफेसर चा की एक आदत के बारे में बता दूं कि वो जनरली कोई सर्जरी शुरू करने से पहले अपनी मुट्ठियों को बंद करके उसे घुमाते हैं, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो खैर फिर सर्जरी शुरू होती है और इस दौरान वाइस प्रेसिडेंट भी वहाँ मौजूद थे। वैसे ये सर्जरी अभी तक की गई सर्जरी से काफ़ी अलग थी क्योंकि इस सर्जरी को ऑटो ट्रांसप्लांट के जरिए किया जा रहा था। तो जिस तरीके से प्रोफेसर चा ने इस सर्जरी को किया ये देख वाइस प्रेसिडेंट भी काफ़ी सरप्राइज थे। और फिर नेक्स्ट डे हमें एक एक्सीडेंट होने की आवाज़ सुनाई देती है और उसके तुरंत बाद ही हम प्रोफेसर चा को उनकी कार में बेहोश पड़ा देखते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि चेयरमैन के ऑपरेशन के बाद उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया था और प्रोफेसर चा उनके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। पर तभी उन्हें किसी का मैसेज आता है जिसे पढ़कर वो चेयरमैन की जिम्मेदारी डॉक्टर ऑन को सौंप देते हैं और कोई भी जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत कॉल करने का कह वहाँ से जल्दी में कहीं चले जाते हैं। और उसके बाद हम उन्हें यहाँ सीधे गाड़ी में इस हाल में देखते हैं क्योंकि एक्सीडेंट होने की वजह से वहाँ काफ़ी भीड़ हो गई थी। तो उसकी आवाज़ सुन प्रोफेसर चा गाड़ी से बाहर आते हैं और वहाँ एक आदमी का और एक्सीडेंट हुआ था जिसकी हालत काफ़ी गंभीर थी, पर अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई थी। तो एक डॉक्टर होने के नाते प्रोफेसर चा उसे चेक करते हैं, पर ये देखो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि वो उसकी बॉडी को छू ही नहीं पा रहे और वहाँ के लोग भी उनकी बात नहीं सुन रहे थे। तो यहाँ क्या हो रहा है प्रोफेसर चा को कुछ समझ नहीं आता और तब तक वहाँ एम्बुलेंस भी आ जाती है। तो वो उसके एम्प्लॉय से उसकी हालत बताने लगते हैं पर वो भी उनकी बात नहीं सुनता। तो इससे झल्लाकर प्रोफेसर चा जैसे ही उस पर हाथ उठाते हैं उनका हाथ उसके शरीर के आर पार हो जाता है जिससे कि प्रोफेसर चा के तो होश ही उड़ जाते हैं। पर तभी उनका ध्यान उनकी कार में जाता है जहां वो ये देख बिल्कुल शॉक रह जाते हैं कि उनकी बॉडी तो कार में ही पड़ी है। इसका मतलब ये उनकी आत्मा है। और इसी के साथ शुरू होती है हमारे ड्रामा की मेन कहानी। खैर दूसरी तरफ गुशियांग हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था कि तभी उसे डॉक्टर किप का कॉल आता है जो कि काफ़ी परेशान लग रहे थे और गुशियांग से वो किसी फेवर के बारे में पूछते हैं जो कि उन्होंने उससे मांगा था। पर तभी वहाँ एम्बुलेंस का काफ़ी शोर होने लगता है जिसकी वजह से उन दोनों की बात नहीं हो पाती।
इधर एम्बुलेंस के आते ही इमरजेंसी विंग के डॉक्टर्स की टीम जल्दी से भागकर बाहर आती है और पहले उस आदमी को लेकर जाती है जिसकी बाइक की टक्कर कार से हुई थी। और उनके बाद ही फटाफट दूसरी टीम आती है जिसमें कि इंटर्न ओ भी थी। और तब तक वहां दूसरी एम्बुलेंस भी आ जाती है जिसमें कि हम प्रोफेसर चा की आत्मा को बैठा देखते हैं। वैसे उनकी आत्मा को तो कोई नहीं देख सकता, पर प्रोफेसर चा का ये हाल देखकर इंटर्नो भी बिल्कुल शॉक हो जाती है। लेकिन फिर उन्हें जल्दी से अंदर ले जाया जाता है और प्रोफेसर चा की आत्मा भी उनके पीछे पीछे जाती है। प्रोफेसर चा की छाती स्टेयरिंग से टकराने की वजह से उनके हार्ट का राइट वेंट्रिकल फट गया था, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी। तो वो तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाने को कहते हैं, पर उनकी आवाज़ तो कोई सुन नहीं सकता था। और ये पॉइंट आप लोग अब याद रखिएगा, क्योंकि अब प्रोफेसर चा बोलेंगे तो, पर उन्हें ना ही कोई सुन सकता है और ना ही देख सकता है। खैर तभी वहाँ मौजूद एक डॉक्टर उनकी कंडीशन एनालाइज कर जल्दी से ऑपरेशन थिएटर रेडी कर कार्डियक सर्जन को बुलाने को कहता है। तो जल्दी से डॉक्टर ऑन कॉल ड्यूटी डिपार्टमेंट में कॉल करने लगते हैं, पर तभी धीरे कदमों से वहाँ गुशियांग आता है और आज इसी की ऑन कॉल ड्यूटी थी, मतलब आज के केसेस यही हैंडल करेगा। तो इंटर्नो जल्दी से उसे प्रोफेसर चा की कंडीशन चेक करने को कहती हैं, पर आज वो ड्यूटी पर है। ये सुन तो प्रोफेसर चा का दिमाग खराब हो जाता है। तो वो चिल्ला चिल्लाकर डॉक्टर ऑन को बुलाने के लिए कहते हैं, क्योंकि गुशियांग कुछ नहीं कर पाएगा। उसे तो ये भी नहीं पता कि इस समय इकोकार्डियोग्राफ करना है, पर उनकी उम्मीद से परे गुशियांग भी इकोकार्डियोग्राफी सजेस्ट करता है और उसकी मशीन लाने को कहता है। तो उसकी इस सजेशन से प्रोफेसर चा सरप्राइज तो होते हैं, पर उसे ये मशीन रीड भी करनी आती है कि नहीं, इस डाउट में वो जरूर थे। तो वो खुद ही मॉनिटर में देखकर उन लोगों को रिजल्ट बताने की कोशिश करते हैं, पर अफसोस कि उन्हें तो कोई सुन नहीं सकता। लेकिन एक बार फिर से उनकी किस्मत सही निकलती है और गुशियांग भी उनमें वही प्रॉब्लम नोटिस करता है जो कि प्रोफेसर बता रहे थे। और क्योंकि वीआर फटने से उनके हार्ट में ब्लड आ गया था, तो वो तुरंत इंटर्नो को सर्जरी की तैयारी करने को कहता है। वैसे गुशियांग का इतना क्विक रिस्पॉन्स देखकर इंटर्नो भी थोड़ा हैरान थी, लेकिन फिर वो लोग जल्दी से प्रोफेसर चा को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं और प्रोफेसर चा जल्दी से किसी सर्जन को ढूंढने को कहते हैं। तो फिर हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं, जो कि अभी भी घबराहट से चारों तरफ घूम रहे थे, क्योंकि अभी तक कोई सर्जन वहां नहीं आया था और उन्हें ऑपरेशन की सख्त ज़रूरत थी। तो बाकी डॉक्टर्स भी किसी सर्जन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी की कॉल नहीं पिक हो रही थी। तो सब ऑलरेडी टेंशन में थे, पर उनकी टेंशन तब और बढ़ जाती है जब वो देखते हैं कि प्रोफेसर चा का बीपी लगातार गिरता जा रहा है और अगर अभी भी कुछ नहीं किया गया तो हो सकता है कि वो मर जाएं। और प्रोफेसर चा तो ऑपरेशन टूल खुद ही उठाने की कोशिश करने लगते हैं, पर काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी वो ऐसा नहीं कर पाते। और आज पहली बार वो खुद को काफ़ी बेबस महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस ऑपरेशन थिएटर में इतने लोगों की जान बचाई है और आज उन्हें बचाने के लिए एक डॉक्टर भी यहाँ नहीं है। तो गुस्से में बिल्कुल चिल्लाने लगते हैं, पर तभी गुशियांग उनका खुद से ऑपरेशन करने का डिसाइड करता है। लेकिन अभी वो फर्स्ट ईयर में है, इसलिए बाकी डॉक्टर इसके लिए नहीं मानते। और प्रोफेसर चा का तो ये सुनकर ही दिमाग खराब हो गया था कि गुशियांग उनका ऑपरेशन करेगा, पर आखिर दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था, क्योंकि अगर अभी भी कुछ नहीं किया गया तो वैसे ही मर जाएंगे। और भले ही गुशियांग और उनकी आपस में नहीं बनती थी, पर वो इस तरह से उन्हें मरने कैसे दे सकता है। तो वो खुद से ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाता है, पर ऐसा करने में उसके हाथ कांप रहे थे। तो ये देख तो वहाँ मौजूद डॉक्टर भी इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेने से मना कर देते हैं। पर ये सुन तो प्रोफेसर चा और गुस्से में चिल्लाने लगते हैं और इंटर्नो को गुशियांग को रोकने को कहते हैं, क्योंकि भला जो कैन्यूला तक बांध नहीं सकता उसके हाथों में वो अपनी लाइफ कैसे दे सकते हैं। पर अभी भी उनकी बीपी लगातार गिरती ही जा रही थी, तो ऐसे में वो खुद को पहले शांत करते हैं और गुशियांग पर भरोसा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए उनके पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। और वैसे भी उन्होंने भी पहली बार सर्जरी तब की थी जब वो इंटर्न थे, तो गुशियांग के लिए उनकी सर्जरी करना इम्पॉसिबल तो नहीं था। पर अब सवाल ये था कि क्या गुशियांग को खुद पर इतना भरोसा है। तो वो उससे उन दोनों के बीच की अभी तक की कहासुनी को थोड़ी देर के लिए भूलकर सर्जरी पर कंसंट्रेट करने को कहते हैं। पर गुशियांग को ना ही कोई सर्जरी का एक्सपीरियंस था और ना ही उसे प्रोफेसर चा की बातें सुनाई दे रही थी, तो वो अपने कांपते हाथों से गलत जगह पर कट लगाने ही वाला था। पर प्रोफेसर चा उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उनके ऐसा करते ही उनकी आत्मा गुशियांग की बॉडी में चली जाती है। तो अचानक से सब शांत हो जाता है
और अब क्योंकि प्रोफेसर चा उसकी बॉडी में थे तो वो पहले तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं, पर क्योंकि सर्जरी के लिए देर हो रही थी तो वो अभी के लिए उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और यहाँ वो उसी तरह से अपने हाथों को घुमाते हैं जैसा कि वो हर सर्जरी से पहले किया करते थे। पर यह चीज़ इंटर्न ओ भी नोटिस कर लेती है और उसे भी काफ़ी हैरानी होती है कि गुशियांग और प्रोफेसर चा का तरीका बिल्कुल सेम है। पर प्रोफेसर चा तो अपने फुल फॉर्म में आ चुके थे और वो इंटर्न ओ से उन्हें असिस्ट करने को कहते हैं। और फिर शुरू होती है प्रोफेसर चा के हार्ट की सर्जरी जिसे प्रोफेसर चा ही कर रहे थे। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दें, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये कहानी मैं रेगुलर ला सकूँ। और अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, क्योंकि इस ड्रामा के बेस्ट एंड फनी सीन मैं वहीं अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।